नमस्कार साथियों, जितने भी भाई लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ सकते हैं एक बार सभी जुड़ जाएं। थोड़ा सा मैं समय से लेट हो गया हूं, हल्का सा 7 बजे का लाइव था, लेकिन थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया अभी। क्या है कि आज कुछ पैरामेडिकल के साथी हैं, सीएचओ के साथी हैं और अदर वैकेंसी से रिलेटेड भी साथी हैं, हमारी मेडिकल विभाग के हमारे प्रोफेशन से जुड़े हुए साथी हैं। अभी धीरे धीरे मेरे सभी साथी लोग जुड़ जाएं, सभी के सभी। हरीश मीणा भाई कैसे हो? बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको एम्स में काम कर रहे हो और मेरे छोटे भाई जैसे हो आप, बिल्कुल। और ओम प्रकाश शिवल भाई, आपका तो बहुत ही जबरदस्त साथ रहता है हमेशा। बिल्कुल साथियों, मैं आप लोगों को सारे मुद्दे अभी जो आप बता रहे हो इसमें मैं पढ़ रहा हूं और सारे के सारे विनोद कुमावत भाई, बिल्कुल बहुत जल्द आप लोग अब फार्मेसी भर्ती का धमाका करेंगे, बहुत जल्द, मत चिंता करो आप लोग। बस ये भर्ती निपटे जल्दी से, लेकिन इस भर्ती में बहुत कुछ अभी करना बाकी है थोड़ा सा। तो बिल्कुल नीरू गुजर भाई कैसे हो? दिनेश सिंह शेखावत भाई राम राम, जय माता दी। चलो साथियों, मेरे जितने भी साथी हैं जिनको सभी को मेरी तरफ से राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, खम्मा गणी, जय माता दी। जितने साथी लोग हैं सभी को हर तरह से मेरा क्रांतिकारी सलाम और क्रांतिकारी इकबाल पेश करते हुए मैं आप सभी को क्रांतिकारी नमस्कार बोलता हूं। साथियों, जिस तरह से कि आप लोग सभी जुड़े हुए हैं, जितना साथ देते हैं हर चीज में, उसके हिसाब से मैं आपको बता देना चाहता हूं। एक तो जो मेडिकल प्रोफेशन में नर्सिंग जो है वो प्रोफेशन तो हमने लगभग पूरा एक कर लिया है, एकजुट कर लिया है, पूरा का पूरा एक तरफा एकजुट हो चुका है। परंतु जो पैरामेडिकल प्रोफेशन है उस प्रोफेशन के अंदर इतना सा तो वो प्रोफेशन है, मतलब इतने से लोग हैं उस प्रोफेशन के अंदर, और इतने से लोगों में इतने सारे संगठन बने हुए हैं, मतलब समझ ही नहीं आता। इतनी मेहनत करके ये पूरी भर्ती हमने करवाई, इतना मेहनत की, और आज वो पैरामेडिकल के साथी चाहे लैब टेक्नीशियन से संबंधित हो, चाहे असिस्टेंट रेडियोग्राफर से संबंधित हो, चाहे ईसीजी से हो, चाहे अदर कैडर हो, सारे के सारे साथी। एक तो आप लोग पता नहीं क्या कहाँ खोए रहते हो, आप लोगों को कोई भी आता है बेवकूफ बना के चला जाता है, कहीं से भी कोई भी आता है कुछ भी बोलते हैं, आप सुन लेते हो। आपके पास कोई लॉजिक नहीं होता, आप लोग कोई लॉजिक पे नहीं चलते, कोई भी कहीं से उठ के आ जाता है अनपढ़ गंवार, कोई टुटपुट यार, वो आपको बेवकूफ बना के चला जाता है। तो साथियों, अब मैं आपको कुछ नई भर्तियों के बारे में और सब तरीके से सारी इंफॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहले मैं पैरामेडिकल के उन साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं जिनका लैब टेक्नीशियन में तो पहले हो गया था, प्लस कल असिस्टेंट रेडियोग्राफर की भर्ती थी, उसकी भी अंतिम वरीयता सूची जारी कर दी गई। और जब सूची जारी की गई थी, उसकी मीटिंग खत्म होते ही हमने जैसे जारी मतलब मीटिंग खत्म हुई उसके बाद इन्होंने वरीयता सूची जारी करी 10 मिनट के अंदर अंदर ही। कुछ लोग कह रहे थे, बोले अधीनस्थ बोर्ड से सूची जारी होगी, जबकि अधीनस्थ बोर्ड के खुद कर्मचारी 3 जो आईटी सेल के वहीं आए थे और वहीं से सारा सिस्टम इन्होंने अपलोड किया, सारा सिस्टम तैयार करके लोगों ने किया जो भी किया। पर जो पैरामेडिकल की जो भर्ती हुई उसके अंदर जो ये दोनों भर्तियां हुई हैं, लैब टेक्नीशियन और असिस्टेंट रेडियोग्राफर, इन दोनों भर्तियों के बारे में मैं चर्चा करूंगा कि इसमें किसके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ, किसके साथ अच्छा हुआ, किसके साथ बुरा हुआ, सारी चीज मैं बताऊंगा। इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं ईसीजी के बारे में। जो ईसीजी टेक्नीशियंस जितने भी हैं उनकी भर्तियां होनी है, उस भर्ती को कल रात को वो लिस्ट रिलीज होनी थी साथियों, लेकिन हमने एक बार के लिए आग्रह किया अधिकारियों से कि 3-4 दिन एक बार इसमें भी पूरा गौर फरमा ले, कुछ फर्जी लोग या कोई जबरदस्ती की एंट्री नहीं हो। जो कई लोग क्या है डिप्लोमे बनवा के ले आए थे बाहर जो राज्यों से, ऐसे फर्जी लोगों की पहले जांच होनी चाहिए सब तरीके से। जो सबसे बड़ी बात, इसको लंबा नहीं खींचने देंगे साथियों, जहां तक है एक दो दिन में आजकल में आने को तो है, खैर हमने तो रोकने का प्रयास किया, इसको विभाग रोकता है नहीं रोकता है ये विभाग के ऊपर है। साथियों, अभी इमरजेंसी है और इमरजेंसी में स्टाफ की सख्त आवश्यकता है, आप सभी को पता है इस बात का।
और उसका फायदा उठा के हम लोग दबाव बना रहे हैं सरकार पे, जिससे ये भर्तियां कंप्लीट हो जाएं और हमारे साथी भाइयों को रोजगार मिले। ईसीजी वाले जितने भी साथी हैं उनके लिए बहुत जल्द खुशखबरी तो मिलने वाली है, लेकिन उनके साथ न्याय होना चाहिए। न्याय नहीं होना चाहिए राजस्थान के कहीं 2-4 ही नहीं लगे, ऐसा नहीं हो जाए, क्योंकि उसमें फॉर्मों की संख्या कितनी है, क्या है, किस हिसाब से क्या क्या उसमें सिस्टम है, एक बार उसका पता करना बहुत आवश्यक है साथियों, पूरा का पूरा। उसके बाद कंक्लूजन निकलते ही उसको तुरंत प्रभाव से कोशिश कर रहे हैं कि कोशिश तो यही है कि उसको तैयार करके पूरे सिस्टमेटिक ढंग से पूरा जो है अधिकारियों से बात करके उसमें सही वो निकाला जाए। अब साथियों फॉर्म का तो यह है कि भी काफी फॉर्म है, आप लोगों को पता है, उसमें ऐसा सुनने में आ रहा है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ फाइनल भी नहीं है। तो साथियों अभी एक बार तैयारी हो जाती है पूरी की पूरी, एक बार पता चल जाता है। तो ईसीजी की कोशिश यही है, लेकिन विभाग पहले जारी कर देता है तो ये बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण होगा अगर गलत तरीके से निकालता है तो ईसीजी की। तो साथियों किसी के साथ अन्याय नहीं हो, इसके लिए प्लस दूसरी एक बात बता दूं मैं आपको, सेकंड बात, जो ये असिस्टेंट रेडियोग्राफर और जो लैब टेक्नीशियन की भर्ती है, इस भर्ती के अंदर कुछ लोग कह रहे हैं बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। साथियों फर्जीवाड़े की बात ऐसी है कि मैंने ये जो भर्ती निकलवाई थी, मैंने मेरी पूरी ताकत झोंक दी थी साथियों, जब जाके ये भर्ती यूटीबी पे निकाली जा रही थी और यूटीबी पे 18 अप्रैल को ये सारी भर्तियां हैं, सारी की सारी 18 अप्रैल को एक विज्ञप्ति जारी होनी थी, जिस वक्त पूरे राजस्थान में एक एक आदमी को घर में लॉक कर दिया गया था, उस वक्त यूटीबी पे इमरजेंसी में ये स्टाफ लेना था सरकार को, और सरकार ने मजबूरन, ये इतनी संख्या नहीं थी, संख्या थी ज्यादा भर्तियों की, ये और बता देता हूं आपको, लेकिन वो थी यूटीबी पे सारी की सारी। और सरकार ने ये कहा कि भी मैंने मांग रखी कि सर इनको स्थायी रूप में आप भर्तियां निकालिए। सरकार से हमारी वार्ता हुई, उस वक्त हमने रोहित कुमार सिंह जी से, ये बैकलॉग था, 2018 में हमने एक भर्ती कराई थी पैरामेडिकल की, जिसको कंप्लीट कराया था। जितने भी पैरामेडिकल के साथी हैं, चाहे वो आरटी के हों चाहे एलटी के हों, वो सब अपने सीनियर्स से पूछ सकते हैं, ईसीजी के हों, तेजेंद्र चौधरी जी, सभी लोग थे उस वक्त, सारे लोगों ने मिलकर 2018 में भर्ती निकलवाई। जब नर्सिंग भर्ती 2018 भी हमने निकलवाई थी, 2018 की जो भर्ती हुई थी वो तो 2013 की 4500 भर्तियां थी जो बैकलॉग इसमें जुड़ा था, और 2000 नई भर्तियां नर्सिंग की जुड़ के 6500 भर्तियां हुई थी, जिसमें से 500 भर्तियां टीएसपी की थी और 6000 भर्तियां नॉन टीएसपी की। साथियों इसके अलावा दूसरी भर्ती थी पैरामेडिकल की, और उसी दौरान हमने आंदोलन किया था ना, तो सभी भर्तियों के लिए रखा था वहां पे, उसमें फार्मेसी भर्ती का भी डिमांड रखी थी। तो साथियों सभी भर्तियों में अच्छे से आंदोलन करके मजबूती से निकलवाया, लेकिन उसके बाद हमारा मेरिट और लिखित परीक्षा का बहुत बड़ा एक आंदोलन चला और लड़ाई भी हुई, खूब आंदोलन चले, भर्तियां हमने निकलवाई, फायदा किसी और को मिल रहा था उसमें। तो साथियों उसके बाद कोई बात नहीं, चलो हार जीत होती है कई चीजों में, मुद्दों में, कईयों में सरकारें ठान ही लेती हैं। हालांकि हमने हरा दिया था सरकार को, लेकिन सरकार जाते जाते इतना बड़ा इंतजाम कर गई वसुंधरा राजे सरकार, कि कुछ भर्तियों में नियमों में उल्ट फेर कर गई, और वो उनका आगे चल के खामियाजा भुगतना पड़ा। साथियों मैं अब आपको बताता हूं कि भाई इसमें जो पैरामेडिकल की जितनी भर्तियां उस वक्त हमने निकलवाई थी, उन भर्तियों की सीटें खाली रह गई थी, और उन भर्तियों की सीटें खाली रहने के बाद जो सीटें खाली रही थी, तब इनका पूरा एक तरीके से फाइनेंस डिपार्टमेंट से भी ये पूरी फाइल क्लियर हो गई थी, और लॉ डिपार्टमेंट से, सभी जगह से, सीएमओ से भी पूरी अप्रूवल होकर उस वक्त आ गई थी, कहीं भी कैबिनेट से पूरी अप्रूवल होकर आ गई थी, सारा काम हो गया था साथियों। तो जो ये रिमेनिंग भर्तियां थी, यानी बैकलॉग जो था, रह गया था उस टाइम, भरा नहीं गया था, उस बैकलॉग को अब जब ये भी 2020 में जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, 22 मार्च को लॉकडाउन लग गया था, और 18 अप्रैल को इन्होंने यूटीबी में जब भर्ती निकालने का प्रयास हुआ, तो मैं पहले ही जाके 12 और 13 अप्रैल को हम लोग मिले थे और अधिकारियों से, आला अधिकारियों से। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि चलो हम निकाल तो देते स्थायी भर्ती, लेकिन अब भी अगर स्थायी भर्ती निकालते हैं पैरामेडिकल की, तो दिक्कत ये आती है कि एक तो पद सृजित करना, फिर फाइनेंस में भेजना, फिर फाइल अप्रूवल कराना कैबिनेट से, सीएमओ से, बहुत समय लग जाएगा, तो इसलिए ये आसान नहीं है। तो मैंने ये रखा था डिमांड कि साहब आपके पास पूरी फाइल क्लियर पड़ी है, पुरानी जो हमने वो उस टाइम भर्तियों का कराया था, उसमें से जो बैकलॉग बचा हुआ है वो फाइनेंस से भी क्लियर है, वो पूरी तरह से सीएमओ से, सब जगह से, कैबिनेट से पूरे अप्रूवल के बाद वो भर्ती तैयार पड़ी है, सिर्फ उसकी लिस्ट आप लोग, लिस्ट नहीं विज्ञप्ति जारी करते हुए उस पर
आप यूटीपी पे भर्ती करोगे तो वो मेरिट आधार पे ही करोगे लगभग, वो फिक्स कर दिया था इन्होंने, रूल्स बना दिए थे। तो उन्हीं रूल्स से तुरंत प्रभाव से इस स्थायी भर्ती को आप लोग करवा दीजिए, इतना कर दीजिए। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, जितनी भी भर्तियां होती हैं राजस्थान में, ये दुर्भाग्य है साथियों, जितनी भी भर्ती राजस्थान में होती है एक भी पारदर्शिता से नहीं होती है। उनमें नियम जो होते हैं, उनमें नियम बिल्कुल इस तरह से ढीलाई छोड़ दी जाती है ताकि उन नियमों में आगे चल के वो कोर्टों में चैलेंज होती है और वो भर्तियां कोर्टों में फंस जाती हैं। उसी कमजोरी का फायदा इस पूरी भर्ती के अंदर, फायदा क्या नुकसान इस पूरी भर्ती के अंदर देखने को मिला साथियों। और ये भर्ती कैसे जैसे करके निपटी है, लेकिन अभी इस भर्ती में सबसे बड़ी समस्या, पहले सबसे बड़ा जोर अगर किसी चीज में आता है, लिस्ट निकलवाना या रिजल्ट निकलवाने में जोर नहीं आता है साथियों। किसी चीज का परिणाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इनमें इतना जोर नहीं आता है। सबसे पहला जोर आया इस भर्ती को निकलवाने में, क्योंकि किसी सरकार से बजट छीन के लाना वो बहुत बड़ी बात होती है। किसी सरकार से किसी भर्ती के लिए बजट छीनना, कई हजार करोड़ों का बजट होता है ये एक भर्ती का, क्योंकि नए लोग लेंगे, उनको भर्ती करेंगे तो उसका बजट बहुत बड़ा होता है साथियों। सबसे बड़ा काम यही होता है कि भर्ती निकलवाना। इतना आंदोलन करके, इतने दिमाग से बैकलॉग की ये भर्तियां निकलवा के लाए हम लोग, ये बहुत बड़ी बात थी। और ऐसे वक्त में जब आपके सारे जो पूरे इंडिया के, आज भी मैं बता देता हूं, आज की तारीख में भी यूथ लीडर्स में, अगर राजस्थान में सब लोग अपने घरों से लाइव कर देंगे वीडियो, सब कुछ कर देंगे, लेकिन धरातल पे, ग्राउंड में और चारों तरफ, चाहे वो केंद्र का मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से लेकर, दिल्ली से लेके और राजस्थान के एक एक चप्पे चप्पे तक अगर कोई भागता है तो आपका भाई भागता है। अगर एक यूथ लीडर बता दो मुझे राजस्थान का, जो अभी इस कोविड में, मैं कोविड से नहीं डरा, मैं किसी चीज से नहीं डरा, क्योंकि मुझे मेरे भाइयों के लिए लड़ना था, मेरे प्रोफेशन के लिए लड़ना था, मुझे इस प्रोफेशन को बदलना था, क्योंकि ये प्रोफेशन, अभी इस प्रोफेशन में सबसे पीक टाइम है साथियों। इस वक्त अगर हम लोग मेहनत करके बहुत कुछ अगर बदलाव लाना चाहें तो ला सकते हैं, क्योंकि अभी इस मेडिकल जो फील्ड है, इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई काम करे तो मेडिकल फील्ड कर रही है। और आज हमारी ही सुनवाई ये सरकारें नहीं करेंगी तो शायद मेरे हिसाब से किसी की नहीं करेंगी साथियों। इसलिए किसी बेरोजगार नेताजी फफूंद की तो जरूरत ही नहीं है कहीं, इनको तो कोई नहीं सुनता है साथियों। इनको तो भर्ती के नाम पे भगा ही देते हैं कि निकलो यहाँ से, काहे की भर्ती है, इनको तो अलग वे में और लेती है सरकार। तो साथियों मैं आपको बताता हूं, जो ये पैरामेडिकल की भर्ती हुई है, असिस्टेंट रेडियोग्राफर की जो भर्ती हुई है, प्लस एलटी की भर्ती हो रही है, इन दोनों भर्तियों में जो अभी परिणाम जारी हुआ है उसमें चयनित जो भी अभ्यर्थी हैं, अब जैसे भी जो भी सिस्टम से अभी हुए हैं, तो उनकी एक तो सबसे बड़ी बात, ज्यादातर तो कुछ फेयर भी है इसमें, ज्यादातर 80-90% तो जहां तक मेरे को लगता है कि जो जो लोग हैं फेयर हैं, और कुछ गिने चुने लोग अगर जो गलत हैं उन लोगों की नंबर 1, मैंने आज दिन में दिनेश हेमंत जी से मिल लिया हूं, जो एसीबी के मैन है पूरे अपने राजस्थान के, एक तरीके से करता धरता भी है, और उन्होंने कलेक्टर से लेके एसडीएम से लेके सबको इन्हीं दिनों में बंद भी किया है और सबके खिलाफ कार्रवाई भी की है और सबको जेलों में भी भेजा है। और साथियों सीएचओ में भी उन्हीं दिनेश हेमंत जी की बदौलत एकदम फेयर भर्ती हुई, कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई। और एसओजी क्या है, उसको लेटर दिया है मनोज चौधरी जी को, एसओजी में मनोज चौधरी जी को लेटर दिया और वहां पे इनको दिया है। आज मैंने सबको, दोनों को लेटर दे दिया है। इस भर्ती के एक एक व्यक्ति के डॉक्यूमेंट्स की जांच होनी चाहिए। नंबर 1 बात कि कौन फर्जी कौन गलत ये पता चल जाएगा। भाई जो फेयर हैं वो लोग तो खुश रहे एकदम, कोई दिक्कत ही नहीं है, पर जो आदमी गलत तरीके से लगा है, मान लो, या एमपी में कोई गलत घोटाला किसी ने किया, मैं ये नहीं कहता कि एमपी से किए हुए सारे लोग ही फर्जी होंगे साथियों। एमपी से किए हुए ज्यादातर लोग ऐसे भी हैं जो रेगुलर क्लासेस लेके वहां से अच्छे से करके भी आए डिग्री, लेकिन आरपीएमसी में और राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल जो है उसके अंदर और आरयूएचएस के अंदर तो ये हालात है कि पैरामेडिकल के जो अभ्यर्थी है बेचारे, उनका पास होना मुश्किल हो जाता है साथियों। पास होना मतलब 2 साल की डिग्री 6 साल में हो जाती है। कल रात को मेरे को लेट तक नींद नहीं आई, मैं बहुत खुश हुआ था एक बार तो, जब मैंने लाइव किया था रिजल्ट, जब मैं लाइव कर रहा था और इधर रिजल्ट डल रहा था। आप लोग खुद समझ लो कि किसने मेहनत करके क्या क्या किया इस पूरी भर्ती में। मुझे खुशी इसलिए थी क्योंकि ये भर्ती निकलवा के लाना वाला मैं था, इसके लिए परीक्षा कराने वाले हम लोग थे, परीक्षा नहीं सॉरी, वो इसके लिए वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए आंदोलन करने वाले हम लोग थे अधीनस्थ बोर्ड के अंदर।
पहले अधीनस्थ बोर्ड पे घेराव किया, उसके बाद अपन लोगों ने जगह जगह पे प्रदर्शन किए, हर जगह पे विधानसभा घेराव किया। हर एक प्रदर्शन के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कभी लिस्ट जारी हुई, तो कभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लिस्ट जारी हो, चाहे उससे पहले अधीनस्थ बोर्ड पे गए तो सॉरी उस टाइम तो हुई थी वो, फिर ईसीजी की लिस्ट जारी हो, चाहे लाइन वाइज एक एक करके हम लोगों ने ये काम किए। सरकार ने ये कहा कि हम इन तीनों भर्तियों पे काम कर रहे हैं, आपके हर प्रदर्शन के बाद हमने कुछ ना कुछ किया है और अपन को इसका फायदा भी मिला। साथियों, दुख इस बात का हुआ, रात को नींद इसलिए नहीं आई कि खुशी इस बात की थी कि लिस्ट जारी करा दी। खुशी आप लोगों ने कल देखी होगी, तुरंत लाइव आए। साथियों, एक तो सबसे बड़ी बात, आप लोगों को यह भी नहीं पता कि जो रात दिन भाग रहे थे जो लोग मेरे साथ, वो सारे लोग आदित्य वगैरह, भवानी, कुमावत भाई, बाकी अदर जो लोकेश भाई, ये अदर जो जितने भी थे, जतन भाई भी हो, चाहे जितने भी लोग हों, मनोहर भाई हो, चाहे ये सब के सब इंटेलिजेंट लड़के थे, सब ऐसे लोग थे ज्यादातर जो मेरे साथ भाग रहे थे। मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूं कि भी जिन लोगों को खुद को भर्ती में जिसका नंबर आ रहा है, वो व्यक्ति हमेशा यही चाहेगा कि कैसे भी करके मैं मेहनत करूं और ये भर्ती पूरी हो। हर व्यक्ति मेहनत करेगा हमेशा दिल से। आप लोग यूं कहने लग गए कि वो जाता है तो ये हो जाता है, वो जाता है तो ये हो जाता है। अरे यार, तुम लोगों को किस बात की जलन है यार? तुम्हारे लिए तुम्हारे भाई भागते हैं, रात दिन भाग रहे हैं। तुम वो तो चलो नौकरी के लिए भाग रहे हैं, लेकिन भरत बेनीवाल को कौन सी सैलरी देते हो तुम लोग? भरत बेनीवाल को किस बात की सैलरी देते हो? भरत बेनीवाल की शक्ल ऐसी है कि जहां पे अधिकारियों के सामने जाके बैठता हूं ना, कुर्सी पे सामने, तो पूछ लो तुम्हारे नेताओं से जो जाते हैं मेरे साथ, कि भरत बेनीवाल सामने कुर्सी पे बैठ के और मूंछों पे ताव दे के बात करता है और आर पार की लड़ाई लड़ता हूं। और ये मंत्री फंत्रियों कुछ नहीं समझता, मैं कुछ नहीं है मंत्री फंत्री। मैंने बहुत देखे ऐसे मंत्री, कुछ नहीं करते हैं मंत्री। मैं बता दूं, सारा काम अधिकारियों से होता है। और मैंने 7 साल हो गए, 7 साल से मैंने इस प्रोफेशन में तांडव मचा दिया, लगभग 5-6 साल में तो, 4-5 साल में तो। और इतना बदलाव लेके आए हम लोग, पीपीपी मोड पे प्राइवेट में पूरी मेडिकल फील्ड को दे दी थी। जिस दिन कहां गए थे तुम्हारे ये सब नेताजी? तुम्हारे कहां गए थे सब कर्मचारी संघ वाले? नर्सेज के नहीं थे, किसी के पैरामेडिकल वाले नहीं आए, फार्मेसी वाले नहीं आए, कोई नहीं आया। स्वास्थ्य भवन पे अकेला भरत बेनीवाल 800 लड़कों को लेकर खड़ा हो गया। और एक राजेंद्र राणा जी आए उस वक्त, उनको मैं धन्यवाद देता हूं, जो कर्मचारी संघ के होते हुए आए थे। वो जो आया था, मैं उसके लिए हमेशा बोलता हूं, चाहे वो पैसा भी हो, कुछ भी हो। वो लोग आए थे, कर्मचारी संघ वाले भी 25-30 लोग। लेकिन साथियों, हम लोगों की उसमें जीत हुई, लाठीचार्ज हुआ, राजस्थान का सबसे बड़ा लाठीचार्ज हुआ। वसुंधरा का हमने जीना आराम कर दिया पिछली सरकार में। सब तरीके कैसा भरत बेनीवाल ने रात दिन आंदोलन किए। एक बेरोजगार नेताजी 10 दिन पहले 8 दिन के लिए आंदोलन क्या कर बैठा, तुम लोग हवा में आ गए। अरे भैया, ऐसे आंदोलन हर तीसरे दिन कर देता था मैं, हर तीसरे दिन किए भी हैं मैंने। लॉकडाउन में भी ऐसे आंदोलन किए हैं। वो तो एक साथ में 8 दिन जबरदस्ती बैठना पड़ गया, क्योंकि एनएम वाली बहनें उठी नहीं, सारी की सारी यूं बोली हम उठेंगी नहीं जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। और उनको उठना पड़ा और उठा दिया गया। वो तो 1-2 दिन के लिए बैठा था, मजबूरी में बेचारे को बैठना पड़ गया। फिर उपचुनाव की नेतागिरी शुरू हो गई। तो साथियों, ये सब नेतागिरियां हैं, तो इनको छोड़ो। ये तो आप पूछने भी नहीं आएंगे थोड़े दिन बाद तुम लोगों को। ये भर्ती पूरी होने के बाद हम लोग लड़ेंगे आप लोगों के लिए जमीनी स्तर पे। साथियों, इस भर्ती के लिए मैं बता देता हूं, असिस्टेंट रेडियोग्राफर के लिए आप लोगों को। साथियों, इसमें मैंने एक समाधान निकाला है, जो एक समाधान इस तरह से हो सकता है कि अब जिनके सिलेक्शन हो गया, उनमें से कोई गिना चुने जो लोग फर्जी हैं, उनके लिए उनकी यूनिवर्सिटियों का और पूरा सिस्टम और किस आधार पे उनको मान्यता दी गई, कोई गिनी चुनी लोगों को लिए है। इसमें ज्यादा लोग नहीं है, इतने भी कि आप लोग जितना समझ रहे हो। एक बार तो इनकी लिस्ट निकलवा लेते हैं पूरी। बाकी जिनको सिलेक्शन हुआ है और फेयर तरीके से हुआ है, चाहे वो एमपी के हो, चाहे यूपी के हो, चाहे कहीं के भी हो, मैं तो ये कह रहा हूं कि जिसके नौकरी लिखी हुई थी उसको नौकरी मिली है। हम लोगों ने नौकरी निकलवाई है। मैं ये नहीं चाहता कि इस नौकरी के नाम पे अब राजनीतिक रोटियां सेके लोग। कुछ लोग तो कोर्ट में भी इस भर्तियों को लगाने का कोशिश करेंगे, सब कुछ करेंगे अपना कलेक्शन कराने के लिए। कई यूनियन वालों ने एक्टिविटी शुरू कर दी है, ताकि वो लोग ये सोच रहे कि चंदा उगालेंगे। देखो, चंदा क्या उगालेंगे वो लोगों का काम यही है, कोर्टों में तारीख डेटे डलवाना। और एक बेरोजगार नेता जो उनका भी यही काम है, सारे कोर्ट केसेस लगा देना और ये कर देना। तो साथियों, मैं इतना ही कह रहा हूं आप लोगों से, इस भर्ती को फेयर तरीके से कराने का हमारा पूरा प्रयास है। मैंने उस वक्त भी कहा था, उस वक्त भी मेरे को जिस दिन फॉर्म डेट बढ़ी थी उसी दिन पता लग गया था इस भर्ती का कि इसमें अब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। उस टाइम हम एक्टिव हुए, बाद में अचानक मेहनत भी की। लास्ट में जब अगर मैं एक्टिव नहीं होता उस टाइम 23 जनों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए।
ज्योतिनगर थाने में मुकदमे दर्ज हुए, हम लोगों ने वो भी उस टाइम हमने करवाए। बाकी कोई और बेरोजगार नेताजी ऑडियो वायरल करते फिर रहे थे, आज तक उस आदमी के खिलाफ कोई मुकदमा ही नहीं है। अरे साथियों, आप लोगों को गुमराह करने के अलावा कोई काम नहीं रहता। भरत बेनीवाल तो इसी तरह से लड़ता रहेगा और हमेशा मैं ही लड़ता दिखूंगा, कोई और दिखेगा भी नहीं तुम लोगों को, तुम बैठे रहोगे। तो साथियों, पैरामेडिकल वाले साथियों, मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं, एलटी की भी बहुत जल्द लिस्ट जारी होगी, परंतु अब इसमें एक अपन समाधान कर सकते हैं। एक तो इसकी कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि 750 की लिस्ट आएगी, तो साथियों ये बता देता हूं, आज मेरी अधिकारियों से बात हो गई है और इसमें 750 की लिस्ट नहीं, लिस्ट आगे भी आएगी, इसकी वेटिंग भी आएगी और सब कुछ करेंगे अपन लोग, लेकिन उसके लिए हल्का वो जोर जरूर लगाना पड़ेगा। लेकिन जो आगे की लिस्ट है वो लिस्ट आएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 227 तो नॉन टीएसपी और जो अदर जो टीएसपी वाले हैं उनकी जो बची हुई है वो भी आएगी, अगर कोई रह गया है तो उसमें। और प्लस साथियों, जो 89 है इसके अंदर, 89 अलग से कोर्ट वाले उसके हिसाब से रखे, तो उसमें साथियों ये है कि 65 सीटें हैं और 65 सीटों के 1.5 गुना 89 लोगों को, लगभग 1.5 गुना के लगभग इन लोगों की एक बार सीटें रिजर्व रखी गई हैं। आप लोगों को बिल्कुल चिंता होने की जरूरत नहीं है। 227 सीटें तो उसमें बची हुई हैं, तो 227 सीटें तो वो साथियों, उन सीटों पे पूरा का पूरा रिजल्ट आएगा। कोई आगे का ये मत सोचो कि नहीं आएगा, भर्ती खत्म हो गई है, कई लोग ये बेवकूफी वाली बातें फैला रहे हैं। पूरी की पूरी सीटों पे रिजल्ट आएगा साथियों। भरत बेनीवाल बैठा है, उसने हर चीज की वेटिंग और सीएचओ, अब जैसे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की मैं बता देता हूं, सारी लिस्ट निकलवाई है। 457 की भी आएगी, बहुत जल्द आने वाली है। जो 457 में से कुछ लोगों की तो आ गई और कुछ लोगों की आनी बाकी है, कुछ का वेरिफिकेशन हो रहा है। जैसे कि इसमें 27 लोगों का अभी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का लैब टेक्नीशियन में हुआ है अभी, और उनकी लिस्ट डली है। जैसे मैंने 27 लोग 28 लोगों की जो भी है सूची जारी हुई है, अंतिम रेता सूची, जो जिनके एक्सपीरियंस लेटर चेक हुए हैं, वेरीफाई हुए हैं, सेम वैसे ही इसमें स्पोर्ट्स सीएचओ में फिजिकली हैंडीकैप्ड, स्पोर्ट्स और ये जो भी अदर चीजें थी उनका जिनका वेरिफिकेशन रह गया था, उनका सभी का वेरिफिकेशन होके और पूरी लिस्ट आएगी। टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, किसी के साथ धोखा नहीं होगा साथियों। इसके बाद में आपके पास मुख्य रूप से ये कह देता हूं कि पैरामेडिकल वाले साथी कान खोल के सुन लें, ये तो चलो आएगी आएगी, लैब टेक्नीशियन की भी पूरी होगी। और सबसे बड़ी बात, 25 तारीख को कोर्ट में जो सुनवाई है उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। 30/7 का जो मामला था, 30/7 तक के एक नेताजी से बेरोजगार नेताजी तो यही कह गए 30/7 तक जिनके रजिस्ट्रेशन है उनको तो मौका दिया गया, औरों को नहीं दिया गया। पहले वाले वीडियो में देखना, उसके हिसाब से लिस्ट आई। 30/7 तक जिनको अप्लाई किया गया था, जिनका अप्लाई भी हो गया था, उनको मौका दिया ही गया। आप लोगों ने देख भी लिया होगा इसमें साथियों। इसमें 25 तारीख को जो 25 तारीख को अगली सुनवाई, शायद 1 या 2 सुनवाई में पूरा मामला निपटेगा ये। और इस सुनवाई में भी काफी कुछ निर्भर करेगा आने वाले फ्यूचर में। इरफान वाला जो केस है उस पर भी निर्भर करता है, ये कई चीजें अभी इसमें बहुत कुछ निर्भर करेगा। पर मैं साथियों इतना कहना चाहता हूं कि किसी के साथ गलत ना हो, इसलिए 200 से 300 सीटें बढ़वाने के लिए मैंने आज मांग रखी है कि जो नई भर्ती, मैंने अब आप लोगों को सारी चीजें इसलिए नहीं बताई थी, पहले एक चीज बता देता हूं, नई भर्ती मैं निकलवा के ला रहा हूं पैरामेडिकल की। मैं इसलिए नहीं बता रहा था आप लोगों को क्योंकि कई नेताजी है जो वो लेने के लिए, श्रेय लेने के लिए आ जाएंगे बड़े बड़े कि हमने निकलवा दी, ये कर दिया, वो फाड़ दिया। तो मैं आपको बता दूं, पद सृजित करवा लिए हैं, फाइनेंस में फाइल गई हुई है और 1258 से 60 के बीच में तो लैब टेक्नीशियन के पदों पे नई भर्ती निकलवाने की तैयारी चल रही है हम लोगों की। दूसरी 892 के करीब, 892 893 के करीब असिस्टेंट रेडियोग्राफर के पदों पे नई भर्ती निकलवाने की तैयारी चल रही है। और ईसीजी की एक बार ये लिस्ट आ जाए, उसके बाद इसका बैकलॉग जुड़वाते हुए, अगर कल को खाली रहता है इसका बैकलॉग, तो नई भर्ती हम लोग निकलवाने की तैयारी कर रहे हैं साथियों। तो आप लोग चिंतित न हो। ऐसे ही सेम नर्सिंग की एक फाइल चलाई है जिसमें हम लोगों ने लगभग 4200 से 4300 पद तो एक है, और आरयूएचएस के जो है वो अभी तक फिक्स नहीं हो पाए हैं। उसमें 2 फाइलें अलग अलग, एक तो 458-59 के लगभग पद है और एक में लगभग 500 के करीब पद है, जिसमें भी 501 या 502 के करीब। तो साथियों ये थोड़ा सा चल रहा है अभी मामला, इश्यू इस हिसाब से चल रहा है। अब वो निर्भर करता है कौन कौन सी फाइलें कब तक क्लियर हो जाती है, क्योंकि आरयूएचएस चाहता है कि हम खुद पर्सनली, ऑटोनोमस बॉडी आरयूएचएस, तो वो खुद अपनी वैकेंसी अलग से करवाना चाहता है। प्लस हम लोगों ने ये डिमांड रखी दोनों भर्तियों को मिक्सअप कर दो और दोनों का एक साथ में आरपीएससी द्वारा लिखित परीक्षा से नई भर्ती करवा के, चाहे वो अब आगे पैरामेडिकल की भर्ती है तो मैं आपको कह देता हूं साफ साफ, अब जो फर्जीवाड़े सब बंद हो जाएंगे। मैं आपको बता देता हूं वो भी लिखित परीक्षा से मैं करवा रहा हूं।
कोई भी, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, चाहे एमपी से किसी भी टाइप का सर्टिफिकेट बनवा लाए साथियों, साफ साफ बोल दिया मैंने, सारी की सारी भर्तियों में अब लिखित परीक्षा से करवा रहा हूं। पूरी तैयारी कर ली है हम लोगों ने, बहुत जल्द फाइल सैंक्शन होकर आने वाली है, ताकि किसी के साथ गलत नहीं हो। जो फर्जी सर्टिफिकेट बनवाएगा वो भी एग्जाम फाइट करके आएगा, तो उसको क्या पता है कि भाई किस तरह से क्या मेहनत करेगा, जो योग्य होगा वो ही ये मान लो सेलेक्ट होगा। साथियों लिखित परीक्षा के लिए 2014 से 15 से मैं आंदोलन कर रहा हूं, मेरे सभी साथियों को पता है। और मैंने आज तक मेरी जितनी आई है सारी की सारी लिखित परीक्षा से सारी भर्तियां होनी चाहिए लिखित परीक्षा से, और वो हमारा अब जाके सफल होने जा रहा है और बिल्कुल एंड पे है काम, और बहुत जल्द आप लोगों को इसके लिए खुशखबरी भी देंगे। तो साथियों, एक तो असिस्टेंट रेडियोग्राफर में जितने भी साथी लोग हैं, एक तो वीडियो शेयर जरूर करें, जिससे सभी लोगों तक ये बात पहुंच सके। मेरे साथियों, मैं आप लोगों को बता देता हूं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आंदोलन में साथ रहेगा मजबूती से तो तभी रहेगा जब हर एक साथी तक ये आवाज पहुंचेगी और हर साथी इस आवाज को बुलंद कर पाएगा। और ये वीडियो इसलिए पहुंचना जरूरी है क्योंकि मैं यूटीबी के लिए भी एक अभियान चलाना चाहता हूं, एक अलग ही तरह का अभियान अभी मैं बताऊंगा आपको साथियों, जिससे यूटीबी को खत्म करके हमारे प्रोफेशन को हम सेवाएं दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं सरकार को, हम लोगों के स्वास्थ्य के लिए लड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम फ्री में लड़ लेंगे, हमें 7900 रुपए नहीं चाहिए। हमारे जो इंटर्न डॉक्टर्स हैं उनका मामला है, विनोद शर्मा जी वगैरह, अब स्ट्राइक चल रही है हम लोगों के, हमारे भाइयों की, जो इंटर्न डॉक्टर्स हैं उन लोगों को 7-7 हजार रुपए दे रहे हैं लोग, ये इस जगह पे लाके खड़ा कर दिया। आप लोगों ने एमबीबीएस डॉक्टर्स को 7-7 हजार पे लाके खड़ा कर दिया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। नर्सिंग ऑफिसर आप पदनाम परिवर्तित कर रहे हो और उनको यूटीबी पे 7900 रुपए दे रहे हो। पैरामेडिकल वाले जो साथी बेचारे लैब टेक्नीशियन हैं, चाहे वो है असिस्टेंट रेडियोग्राफर है, जिसके पास मरीज आता है वो उसकी सैंपलिंग करता है, उसको कितना खतरा रहता है, जो किसी की सीटी स्कैन या एमआरआई या एक्सरे कर रहा है उन मरीजों के, उस व्यक्ति को पता है, ईसीजी करने वाले व्यक्ति को पता है कि मरीज मेरे पास आया है, कितने अपने एकदम एक तरीके से वो मरीज जो कोरोना से संक्रमित है वो एक तरीके से बॉम्ब की तरह है, और उस बॉम्ब की तरह वो कभी भी फट सकता है, मतलब यानी कि हम लोगों को कोरोना का संक्रमण उससे कभी भी आ सकता है। इतनी बड़ी रिस्क के बावजूद आप 7,000 रुपए देते हो और फिर पोस्टिंग देते हो तीसरी जगह पे, जहां पे न रहने के लिए रूम, न खाने के लिए कुछ, बेचारे बिस्किट खा खा के बच्चे परेशान हो के, और तुम मंत्रियों, तुम तुम्हारी एसीओ में बैठे हो, तुम तुम्हारे घरों में बैठे हो, और इस कोरोना में क्या पूरा ठेका मेडिकल वालों ने ले लिया। हम लोग तो चलो आम जन के लिए सेवा देना चाहते हैं, हम लोगों के दिल ऐसा है मेडिकल वाली फील्ड वाले लोगों का कि हमारा काम ही प्रोफेशन का, इसलिए सेवा ही हम कर रहे हैं। जो ये जन सेवक लिखते हैं ना नाम के आगे, एक तो ये जन सेवक लिखना बंद कर दो, फर्जियों 5-5 करोड़ रुपए तुम खर्च करके फॉर्चुनरों में घूम घूम के चुनाव जीत के आ जाते हो। तुमने आज तक हमारे किसी भी प्रोफेशन में एक भी चीज की मांग नहीं उठाई। मैं बहुत दुखी हूं इस बात से। और एक मैं उन साथियों से ये कहना चाहता हूं, जो साथी जुड़े हुए हैं और पैरामेडिकल वाले साथी, वो जो ये कहते हैं कि वो नेताजी गए थे, फलाने गए थे, दिखाने गए थे, ये कहते हो आप लोग एक चीज सोचिए, 200 विधायक जिता के भेजे, इतने सरपंच हमने जिता के भेजे, इतने जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य हमने जिता के भेजे, इतने सांसद हमने जिता के भेजे, सब लोग कहां मर जाते हैं जब ये भर्तियां अटकती हैं, जब भर्तियां निकलवाने का वक्त आता है, जब भरत बेनीवाल ही क्यों याद आता है, सब भरत बेनीवाल अकेला ही मैदान में लड़ता हुआ नजर क्यों आता है, मुझे ये समझ नहीं आता। मुझे दुख इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं इतनी भर्तियां निकलवा के लाया, इतना बड़ा आंदोलन करके लाया, और लास्ट में एक लिस्ट निकलवाने के लिए 2 कोटी का फर्जी बेरोजगार नेता आके अपना माहौल बनाना शुरू कर देता है, और वो लोग अपने श्रेय लेने का काम करें। मुझे श्रेय नहीं चाहिए, मेरा प्रोफेशन बदलना है मुझे, और मैं बदल के जाऊंगा और बदल के रहूंगा। तुम चाहे दल लो, तुम चाहे चिपली करो, तुम चाहे जितनी भी जो भी कोई 1-2 पोस्ट डालता है ना, उनको कह रहा हूं कितनी नेगेटिविटी फैला दो, भरत बेनीवाल किसके बाप से नहीं रुकेगा। साथियों, मैं तो हाहाकार मचाऊंगा, तांडव मचाने आया हुआ भरत बेनीवाल यूं मान लो इस पृथ्वी पे, और तांडव मचा के जाऊंगा, और ऐसा तांडव मचा के जाऊंगा, राजस्थान का ही नहीं पूरे इंडिया का इतिहास भरत बेनीवाल को याद रखेगा। मैं किसी के बाप से नहीं रुकने वाला। और जो बेईमान है ना, जो घटिया लोग है ना, जो दल्ले है ना, वो खास करके कान खोल के सुन ले, एक को भी नहीं छोड़ूंगा, ध्यान रख लेना, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। और दिनेश हेमंत जी को मैंने लेटर दे दिया है, सारी चीजों का जांच हो रही है, और हम लोग एक व्यक्ति के रजिस्ट्रेशन नंबर से लेके और उनकी एक डिग्री से लेके हम लोग आरटीआई से निकलवाने का प्रयास कर रहे हैं, और एक व्यक्ति का हर चीज हमें देनी पड़ेगी।
आरपीएमसी के रजिस्ट्रार को देनी पड़ेगी। उस वक्त अगर फॉर्म की, मैं कह रहा था डेट मत एक्सटेंड करवाओ, कुछ राजस्थान के गिने चुने लोगों की भलाई के लिए, कुछ राजस्थान के गिने चुने लोगों की भलाई के चक्कर में एमपी से फर्जी रजिस्ट्रेशन लोग करवा के यहाँ आरपीएमसी में आ गए और आप लोग नहीं रोक पाए। साथियों, हमने 23 जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, कुछ नहीं किया लोगों ने, देख लो अब तक उनमें भी कुछ नहीं हुआ है। साथियों, वो दिनेश हेमंत जी को दे दिया पूरा मैटर, उन्हीं से निकल के आएंगी इसमें सारी चीजें। जो पकड़े गए थे वो दिनेश हेमंत जी को कह दिया कि उस मामले में आप एक बार कार्रवाई करवाओ, हो सकता है उससे कुछ निकल के आए इसके अंदर अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो। बाकी जो फेयर लोग हैं, चाहे वो एमपी से आए हो चाहे यूपी से आए हो, उनको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सब तरीके से हम साथ हैं सभी साथियों के, और इस भर्ती में किसी तरह का व्यवधान नहीं होगा, कोई भी व्यवधान नहीं होगा। जो लोगों की लिस्ट जारी हुई है वो तो ठीक है ही, कुछ कोर्ट पे भी निर्भर कर सकता है आगे। साथियों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जातिवाद छोड़ दो, धर्म के नाम पे राजनीति छोड़ दो, अपने देश के विकास पे ध्यान दो। ओनली कंसंट्रेट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। द फर्स्ट मोटिव ऑफ अस इज ओनली डेवलपमेंट। हमारा फर्स्ट मोटिव अपने देश का विकास होना चाहिए, कुछ नहीं रखा है। ये जो जाति के नाम पे लड़वाने वाले लोग हैं, जाट, राजपूत, गुर्जर, मीणा, जनरल, एससी, एसटी, ये सब लोग एक साथ बैठते हैं, एक दूसरे को गालियां देते हैं और रात को अपने घरों पे एक साथ बैठते हैं। आज चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, तुम जितने भी जातिवाद वाले लीडर्स हैं, उन लीडर्स ने आपस में सब लोगों को लड़वाया और आज वो एक ही पार्टियों में है, तुम देख लो। या फिर कोई पैक्ट कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है। किसानों की, बेरोजगारों की, इनकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। अगर आप सभी लोग एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे तो शायद ये देश बदल जाए। साथियों, विचारधारा को बहुत अच्छा बनाना पड़ेगा। हम ये नहीं कहते, हम किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं, कुछ नहीं है। हमारा मोटिव एक है, हमारे देश का डेवलपमेंट, बस ओनली। क्योंकि अगर हमारे यूथ में अगर अच्छा होगा तो सही सब कुछ होगा। अब साथियों, मैं आ जाता हूं आप लोगों के पास सीएचओ की मुद्दे पे भी, और जो अदर वैकेंसी है, एक फार्मेसी वैकेंसी, उस पर भी मैं बता दूंगा आपको। साथियों, सबसे बड़ी चीज बता देता हूं, जो काफी साथी लोग चिंतित थे असिस्टेंट रेडियोग्राफर वाली भर्ती के लिए, उनको एक आखिरी बात और बता दूं, लैब टेक्नीशियन वाले साथियों को भी, जो हमने नई भर्तियां सर्जित करवाई है, नए पद जो मैंने बताए अभी आपको सारे के सारे, उन पदों में से अगर 200 पद, 300-200 पद कम करवा के उस फाइल में से अगर इस भर्ती में जुड़वा के मेरे आरपीएमसी और आरयूएचएस वाले जितने भी बच्चे हैं उनको अगर कोई फायदा दिलवा सका मैं, तो उसके लिए मैं बहुत बड़ी पैरवी करूंगा। और इसी 2 से 3 महीने के अंदर जब इतने दिन बार बार कोर्ट में भी ये भर्ती अटकी है, सब कुछ अटका है, तो कोशिश करेंगे कि इस भर्ती में कैसे भी पदों में वृद्धि हो, पदों में वृद्धि करवा के और उनको न्याय दिलवा सकूं, ये मैं कोशिश करूंगा। साथियों, बाकी जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ उनको भी बधाई, और जो कोई गिना चुना हुआ है अनफेयर तरीके से, वो उनको हम छोड़ेंगे नहीं, कोई गिना चुना हुआ है तो। साथियों, नेक्स्ट चीज मैं आपको बता देता हूं, इसमें कैडर बनाने वाली बात है। तो पैरामेडिकल विभाग में कैडर भी आपका भाई बनवा के लाया, आप सभी को पता है। ओटी टेक्नीशियन का कैडर किसने बनवाया ये आपको पता है, और बीबीटी ब्लड बैंक टेक्नीशियन का भी कैडर हम ही बनवा रहे हैं, आप सभी को पता है। 3 कैडर तैयार हो चुकी है फाइल, ओटी के बाद अब 2 और तैयार करवा दिए। मैंने कह दिया था कि बीबीटी में यानी ब्लड बैंक वालों की भी सख्त आवश्यकता पड़ रही है, और मैंने इस ब्लैक फंगस के चक्कर में ऑप्थेल्मो वालों को भी फायदा दिलवाने के लिए आज कह दिया है, लेटर भी लिख दिया था। और हम लोगों ने उनकी फाइल चलाने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, लेकिन अब आसानी हो गई है। हालांकि किसी के साथ ब्लैक फंगस वाला कांड हो नहीं, बहुत खतरनाक बीमारी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि स्टेरॉइड तो बिल्कुल नहीं लें। डायबिटीज वाले पेशेंट खास करके जिनको कोरोना हुआ है वो सतर्क रहे, नहीं तो बहुत भारी नुकसान हो सकता है। ब्लैक फंगस से मैं JNENT में देख के आया हूं साथियों, लाइपोसोमल इंजेक्शन की इतनी भयंकर मारामारी है कि CMHO के पास भी नहीं है। और यहाँ अपने स्वास्थ्य विभाग में जो आलोक रंजन जी जो पूरा सिस्टम देख रहे हैं इसका, तो उस व्यक्ति के पास भी अभी जो इसकी फंगस की जो पूरा सिस्टम देख रहे हैं पूरे राजस्थान का, एक तरीके से आलोक रंजन जी जो IAS है, उनसे मिलके, और आज लाइपोसोमल इंजेक्शन का अब जाके स्टॉक आया, 2 दिन से स्टॉक तक नहीं है साथियों, ये हालात चल रहे हैं। तो साथियों, बच के रहना। जिन लोगों को कोविड हुआ है, स्टेरॉइड तो बिल्कुल नहीं ले, और अपनी इम्यून पावर को मजबूत रखे। सबसे मेन चीज आपको मैं बता देता हूं, अपनी इम्यून पावर को, अपनी इम्यून सिस्टम को आप लोग मजबूत रखें। ऐसी चीजें खाएं, ऐसी चीजें यूज ले जिससे इम्यून सिस्टम मजबूत रहे। तो साथियों, ऑप्थेल्मो वालों को मैं बता देता हूं कि ऑप्थेल्मो वाले साथियों के लिए मैंने इसमें क्या है, बार बार अब आंख की, जिसकी आंख में हो गया ब्लैक फंगस वाला मामला,
अंदर से, जैसे ये अंदर से हो रहा है पूरा का पूरा एक तरीके से, जिनको कोविड डाउन के लिए ना, तो वो आंख खत्म कर देता है पूरा। नाक में हो गया नाक खत्म कर देता है, जबड़े में हो गया जबड़ा निकालना पड़ रहा है, कान में हो गया तो कान निकालना पड़ रहा है, हर जगह से। और दिमाग, ब्रेन में और लंग्स में तो हो गया तो आदमी गया ऊपर, ये मान लो। तो साथ ही बहुत खतरनाक बीमारी है। तो इसमें ओप्थेल्मो वालों के लिए मैंने कैडर की मांग रख दी है कि भाई इस ब्लैक फंगस में ज्यादातर आंखों पे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, ये संक्रमण आंखों से होते हुए और आंखों को खत्म कर रहा है। तो नेत्र सहायक की कैडर बना के और तुरंत प्रभाव से उस पर भर्ती ली जाए, तुरंत प्रभाव से इसका कैडर का काम करते हुए 15 दिन के अंदर और तुरंत प्रभाव से इसको पूरा किया जाए। साथियों, इसके बाद आप आ जाओ नेक्स्ट चीज, जो अदर कैडर है कैथ लैब वाले, वो भी सभी के लिए, बाकी सबका काम हो गया, सिर्फ नेत्र सहायक वालों का ही लगभग बचा हुआ था। अब एक साथ में इन कैडर्स पे सभी पे भर्तियां निकले जल्दी से जल्दी, मैं यही चाहूंगा और सरकार से भी यही मांग मेरी चल रही है। साथियों अब मैं आ जाता हूं सीएचओ के ऊपर। सीएचओ एक ऐसा मुद्दा था जो बहुत मेहनत करके हम लोगों ने निपटाया था। मात्र 6 महीने में निपटाने वाली ये सबसे बड़ी, आज तक के राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती थी। और मेरे सीएचओ के मेरे साथी जो हैं उनको धन्यवाद देता हूं, मेरे नर्सिंग साथियों को जो मेरे दिल से साथ है सारे के सारे। चाहे हर तरीके से मैं कभी भी कोई भी साथी हो, पूरे एक ग्रुप में हम लोग सारे मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। साथियों आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि जो सबसे पहले सीएचओ में फर्स्ट मुद्दा है टीएसपी का। टीएसपी के जितने भी मेरे साथी लोग हैं उनकी मैं बता देता हूं फर्स्ट थिंग। जो साथी लोग टीएसपी वाले हैं, जिनको जयपुर में अभी पोस्टिंग दे दी गई थी 7900 रुपए वाली, उसमें एक बार के लिए इमरजेंसी में कोविड केसेस जो एक्टिव केसेस थे उनके आधार पे, उनके लिए हमारी बात हो गई थी, आपको मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था। और उनको इस सप्ताह के अंदर उनका लगभग समाधान हो जाएगा। सोमवार को एक बार और बात कर लूंगा, मैं उनकी मजबूती से पैरवी कर दूंगा। आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्द आपको आपके एरिया में भेजने का काम हम करवा देंगे। अगले सप्ताह में लगभग ये काम हो जाएगा। थोड़े दिन 2-5 दिन और निकाल लो, 2-4 दिन, 2-3 दिन निकालने पड़ सकते हैं। कोशिश तो ये रहेगी कि क्या पता सोमवार मंगलवार को ही मैं आप लोगों की मदद करके और आप लोगों को अपनी जगह पे भिजवा दूं। मेरे छोटे भाइयों को 1% भी कोई परेशान होगा, किसी को रहने की रुकने की व्यवस्था नहीं हो पा रही हो जयपुर में, तो आप मुझे बोल सकते हैं, मैं 500 लोगों तक की व्यवस्था कर सकता हूं। इतना आपके भाई में दम है। और हमेशा कोई भी भर्तियां हो, मेरा स्पेशल कैंप रहता है, संडे को एग्जाम सेंटर रहता है, तो भी चाहे 2000 लोग हों, उनके लिए पूरी सब्जी रहने की व्यवस्था सारी मैं करवाता हूं। हर एक संडे को, जैसे कांस्टेबल भर्ती हुई थी तब भी यहाँ पे जयपुर में जितने भी लोगों के सेंटर थे, हर जिले में भी हम कोशिश करते हैं कि 50-50, 100 लोगों का जो हमारी टीम है, जो हमारे जिलाध्यक्ष है या अदर है पूरा, तो वो लोग, उन लोगों के लिए व्यवस्था हम लोग करवाते हैं और वो मेरी तरफ से रहते हैं और किसी का कुछ नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट रहने का रहता है। बड़ा हम लोग हॉल एक तरीके से रखते हैं, 2-3 हॉल रखते हैं, जिसमें 100, 200 ऐसे इस तरह से बच्चे रखने की कोशिश होती है। ज्यादा हो जाते हैं तो फिर बढ़ा देते हैं। तो साथियों अब आ जाओ सीसीएच वाले। सीसीएच वाले मेरे जो जितने भी साथी हैं, जिन्होंने एमपी में सीएचओ लगे हुए थे, यूपी में सीएचओ लगे हुए थे, या जिन्होंने सीसीएच कर रखा है, या जिन्होंने बीएससी नर्सिंग के साथ एक तरीके से ब्रिज कोर्स का वो जो एक सब्जेक्ट जुड़ जाता है, और वो नए वाले जो बीएससी नर्सिंग वाले गिने चुने लोग हैं जो सेलेक्ट हुए हैं इसमें, उन सभी सीसीएच वालों की आपको पता है सभी के डॉक्यूमेंट जमा हो चुके हैं और अब ज्वाइनिंग का वक्त आने वाला है। जो नेक्स्ट वीक है उनका भी ये मान लो नेक्स्ट शुक्रवार से शनिवार लास्ट होगा, जहां तक है आखिरी है ये लगभग, और 5-7 दिन वेट कर लो, उनकी भी ज्वाइनिंग आने वाली है साथियों। उनकी ज्वाइनिंग लिस्ट मंडे को एक बार और मैं ढंग से बात कर लूंगा। साथियों अब मैं आपको नेक्स्ट चीज बता देता हूं जो सीएचओ की है, सैलरी का मामला। साथियों सैलरी के बहुत बड़े स्तर पर अब ये मुद्दा उठाना पड़ेगा और मंडे को जो ब्रिज कोर्स है 1 जुलाई से चालू करवाने के लिए जो सैलरी का मुद्दा है, उस मुद्दे पे हम लोगों ने बात रख दी, लेकिन सरकार के पास एक ही जवाब है। उसमें मुख्य रूप से जो के शर्मा जी हैं वो देख रहे हैं। रेजिडेंट्स की मीटिंग हुई कल और परसों, लगातार 2 दिन रेजिडेंट्स भी अभी स्ट्राइक पे चल रहे हैं। सेकेंड, इंटर्न वाले साथी जो विनोद शर्मा भाई वगैरह जो हमारे मित्र हैं, वो साथी लोग भी, इंटर्न वाले जो है एमबीबीएस वाले, वो लोग भी स्ट्राइक पे चल रहे हैं, जिनको 7,000 ही रुपए दे रहे हैं, जबकि वो कह रहे हैं कि हमें 14,000 तो कम से कम दो ही, क्योंकि उनका स्टाइफंड भी इतना तो होता ही है लगभग। तो साथियों उनका भी मिलना चाहिए, 14,800 के करीब स्टाइफंड है, और वो लोग इतने पेशेंट्स को पूरे दिन डील कर रहे हैं तो उनको भी देना चाहिए, क्योंकि वो तो मेडिकल कॉलेजेस में ही है ज्यादातर हैं, जो बाहर भी हालांकि मिली हुई है सभी को, कई लोगों को, पर उनकी भी 14,000 की डिमांड चल रही है कि 14,000 ही दे दो चलो। तो साथियों वैसे ही 7900
और 7,000 जो ये चाहे नर्सिंग हो, चाहे पैरामेडिकल हो, चाहे फार्मासिस्ट हो, इनको सबको इतनी सैलरी दी जा रही है। इसके लिए हमने डिमांड रखी, लेकिन सरकार ये कह रही है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। इंटर्न्स को भी यही कह रही है, रेजिडेंट्स को भी यही कह रही है। 9 सूत्री मांगों को लेकर रेजिडेंट्स भी स्ट्राइक पे, आपको पता है। लेकिन सभी को एक ही बात कह रही है सरकार, हमारे पास पैसा ही नहीं है। मतलब अशोक गहलोत जी जो मालिक हैं, हमारा परिवार एक तरीके से राजस्थान परिवार, उस परिवार के मुखिया ये कह रहे हैं कि मेरे पास आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, क्या करूं मैं, कहां से लाके दूं आप लोगों को पैसा। उनका ये कहना है। हमारी अखिल अरोड़ा जी से भी बात हुई है। हमारी वित्त डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो सचिव हैं, उनको भी उस मीटिंग में बुलाया गया था। सभी ने हाथ खड़े कर रखे हैं। फाइल भेजी गई है ऊपर सीएम तक, जो सैलरी का मामला है पूरे राजस्थान में कि साहब यूटीबी का, तो उसमें जो सभी लोग हैं, हम लोग जहां मीटिंग हो रही है वो के शर्मा जी से हो रही है, कभी इंटर्न की होती है, कभी रेजिडेंट्स की होती है, कभी हमारी हो रही है। तो साथियों सभी लोगों का अपन मामला रख रहे हैं उसमें, और जहां तक है उसमें बहुत जल्द इसमें कुछ ना कुछ करेंगे सैलरी वाले इशू में। एक बार के लिए जो ये महीना है, इसमें सरकार की स्थिति मुझे तो लगता नहीं है कि ये बढ़ा पाएंगे अभी किसी की भी, रेजिडेंट्स की फिर भी बढ़ा दे, लेकिन इंटर्न्स को भी मुझे लग रहा है कि अभी तक गोली दे रहे हैं, लिखित में कुछ दे नहीं रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं हम बढ़ा देंगे, सिर्फ यही कह रहे हैं कि हम मुख जबानी कह रहे हैं, लिखित में कुछ नहीं दे रहे हैं। साथियों जल्द ही जो सीएचओ वाले साथी है, उनकी ड्यूटी जल्द ही खत्म करवा के और 1 जुलाई से इग्नू से बैच शुरू करवाने का हमने लगभग डिसीजन करवा लिया है, और बहुत जल्द हम उसके अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव रवैया अपनाते हुए हर तरीके से, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें 1 जुलाई से बैच शुरू करवाना है। और जहां तक है हो जाएगा, फाइनल हो गया है ये लगभग, आप टेंशन मत लो। दबाव अपन लोगों का इतना मजबूत है, सरकार को पता है कि ये क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। और तो झूठी फूफा तो मैं करता नहीं हूँ घर से बैठ के लाइव आके फलाना दिखाना। आज मैं घर पे इसलिए आया हूँ क्योंकि कल वो रेडिएशन असिस्टेंट रेडियोग्राफर वाली जो भर्ती है उसका निपटा है मामला कुछ हद तक, और अब दाढ़ी भी बनवाने की बात थी, लेकिन मैंने कहा था ये भर्ती चालू करवा दूंगा निपटवानी, तो मैं दाढ़ी भी बना लूंगा। तो साथियों दाढ़ी अब आज शनिवार था इसलिए नहीं, कल संडे को, हालांकि शनिवार में लागू तो नहीं होता है, लेकिन वो ज्यादातर क्या दुकान बंद रखते हैं सैलून वाले लोग, अभी बंद ही चल रही है, लेकिन घर भी बुला लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि सैटरडे को क्या करवाओगे वैसा। मैंने कहा चलो कल करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो साथियों अब आ जाओ फार्मासिस्ट की भर्ती।